मित्रों, जय सिया राम, जय महाकाल। मैं डीके वाजपेयी संतासुर कोरोना महामारी के इस संकट काल में इसी विषय वस्तु पर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ इस वीडियो के माध्यम से। कोरोना एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह पूरे विश्व में विजय करने निकला है। तमाम बड़े बड़े महारथी राष्ट्रों को ध्वस्त करता हुआ भारत में कोहराम मचाए है। सिर्फ कोरोना पे चर्चा है, सारी बाकी जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां थी वो सब किनारे कहीं दड़बे में चली गई हैं, दब गई हैं। इस समय अस्पताल से लेके मरीज, सरकार से लेके समाज तक सब कोरोना में है। लेकिन जो मैंने महसूस किया कि एक तरह का इस समय मेडिकल टेररिज्म और पैथी फंडामेंटलिज्म फैला है। मेरा ये वीडियो मुख्यतः उसी के खिलाफ सचेत करने के लिए है। आपको बचपन में कहीं पिताजी से कहानी सुनी थी कि एक बार बारिश बहुत हुई, एक गांव में बाढ़ आ गई, तो बहते हुए कहीं तेली का कोल्हू आके दो पेड़ों के बीच में अटक गया। बारिश जब थम गई और बाढ़ चली गई तो गांव के लोग अपनी खेती बाड़ी और बाग वगैरह देखने निकले तो कोल्हू देखा तो उनकी समझ में नहीं आया ये क्या चीज़ है। बहुत सोच विचार के पूछा पाछा नहीं समझ आया तो गांव में सबसे जो प्रबुद्ध और शिक्षित व्यक्ति थे लाल बुझक्कड़, उनको बुलाया गया। लाल बुझक्कड़ आए, उन्होंने नाप जोख की और उसको चारों तरफ से पैमाइश की और उसका मुआयना किया, निरीक्षण किया। उसके बाद बहुत सोच विचार के उन्होंने फिर बताया कि बूझे लाल बुझक्कड़ और न कोई जाना, और आसमान से गिरा आके खुदा का सुरमे दाना। मतलब लाल बुझक्कड़ साहब ने बताया सबको, गांव वालों को, कि ये बारिश में ऊपर खुदा की सुरमेदानी फेंकी गई थी, वो बह के यहाँ आ गई है गांव में, और वही है ये। वही स्थिति कोरोना की है। WHO पूरी दुनिया में सबके स्वास्थ्य का ठेकेदार है, चीन का दलाल। उसके बाद भारत में ICMR और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये भी WHO के लंबरदार हैं। प्योरली एलोपैथिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए, बाकी चिकित्सा पद्धतियों को ध्वस्त करने के लिए, ये सब मिलके अभी ये नहीं बता पा रहे हैं कि कोरोना है क्या, उसकी क्या जन्मपत्री है, क्या जन्म कुंडली है। बस कुल मिला के इतना पता लगा, आरोप है कि सब चीन से आया, चीन का कहना अमेरिका ने बनाया, कोई कह रहा है यह प्राकृतिक है, चमगादड़ से चीन लाया, कोई कह रहा है कि लेबोरेटरी में बनाया गया, जो भी है। फिर ये पता लगा कि साहब कोरोना एक प्रोटीन है और वो जो फैलता है तो एक दूसरे के संपर्क से फैलता है। फिर वो बताया गया कि किस सरफेस पे कितनी देर रह सकता, मेटल पे और लकड़ी पे और लोहे पे, प्लास्टिक पे, सब वो सब हम लोग बड़ा ज्ञान अर्जित किए। उसके बाद बताया गया कि साहब वो छींकने से, थूकने से फैलता है। फिर बताया गया सरफेस छू लो फैलता है। उसके बाद अब बताया गया हवा में उड़ता है साहब, किसी ने बताया 8 फीट तक उड़ता है, किसी का 6 फीट छलांग लगा लेता है। कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, सब लाल बुझक्कड़ लगे हैं। और मजे की बात यह है कि सबके इलाज भी हो रहे हैं, मरीजों के टेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ पकड़ में नहीं आ रहा। तो इलाज काहे का कर रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक गाइडलाइंस रोज जारी होती हैं, उसमें एक एलोपैथी जगत की तरफ से जो आई है गाइडलाइन, उसमें साहब एक किट दी गई है। पहले तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन थी, जिसपे डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को धमकाया था कि साहब हमको नहीं दोगे तो बिगाड़ देंगे बहुत कुछ। उसके बाद एक किट बांटी जा रही है जिसमें साहब वो आइवरमेक्टिन है और जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है और जिंक की टैबलेट है, विटामिन सी की एक 500 mg की टैबलेट है, और चिरपरिचित जो क्रोसिन है वो तो है ही बुखार उतारने के लिए, वो तो हर घर घर की दवा है। उसको कर्मकांड की तरह चबाइए आप। उसके बाद फिर अगर ज़्यादा दिक्कत हुई तो CT स्कैन होगा, उसमें फेफड़ों में वो डीमार टेस्ट, क्या क्या टेस्ट है। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, बहुत ज़्यादा ये सब समझ भी नहीं पाता है कौन कौन से टेस्ट है। पैथोलॉजी में जवान हट जाती नाम लेते हुए, तो वो सब कराइए। उसके बाद फिर अगर इन सब से नहीं हुआ तो रेमडेसिविर इंजेक्शन लगेगा, वो साहब 50-50 हज़ार रुपये तक बिका। ऑक्सीजन सिलेंडर 50-50 हज़ार रुपये के बिक गए, उससे भी नहीं फायदा। तो अब बता रहे हैं कि साहब डेक्सामीथाजोन खाइए और वो पेडनीसोलोन खाइए और वो कार्टिकोस्टेरॉइड लीजिए, फ्लूटाकार्टिजोन और बीटामीथाजोन और कौन कौन से जोन सब मिला के। भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है, लेकिन हिरन के बच्चे को कोई नहीं बचा पा रहा है।
भाग दौड़ में कोई कमी नहीं सारे डॉक्टरों की, उनकी भी मुश्किल समझिए आप। एलोपैथी में जितना कुछ उनके क्यूरिकुलम में है, जो सिलेबस में है, वो बेचारे पूरी मेहनत से, शिद्दत से वो प्रयास कर रहे हैं। जब उसके बियॉन्ड उनको कुछ आता नहीं है, समझ में नहीं आता, तो क्या दे दें वो। और तब तक प्रयोग करते हैं जब तक मरीज या तो सही ना हो जाए, अस्पताल से भाग जाए, और या फिर ऊपर रवाना हो जाए। बीच में कोई उनके पास जगह नहीं है। और मरीज की भी दिक्कत है कि जब गाड़ी गैराज में खुल गई तो मिस्त्री जो बताएगा वो करना है। अगर वो गूलर का फूल मांगेगा तो उसको लाके देना ही देना है। फिर ऊपर से लोग जो हैं वो एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लिए हैं और उससे दिन भर अपनी पल्स देखते रहते हैं। एक हमारे मित्र का परसों नरसों फोन आया, साहब वो 90 बता रहा, तो हमने कहा मस्त रहिए, इस ऑक्सीमीटर को कहीं उठा के धर दीजिए, आपको कोई जब दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों के जहन में भरा जा रहा है कि साहब कोरोना भी RT-PCR में कभी आ रहा है, पॉजिटिव है लेकिन लक्षण कुछ नहीं। मेरी वाइफ को ऐसे था। फिर कोरोना RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन सारे लक्षण हैं, तो उसमें यह कर्मकांड शुरू हो जाता है। एसिम्प्टोमेटिक एक शब्द पहले आया, अब की हैप्पी हाइपोक्सिया एक टर्म आया है कि जिसमें साहब सांस की कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ऑक्सीजन लेवल आपका घट रहा है, इसलिए आपकी गाड़ी सही चल रही है लेकिन वो उसमें कहीं कुछ गड़बड़ है, इसलिए पहले से ही चले जाइए आप मिस्त्री के पास। तो विचित्र स्थितियां हैं। मेरा कुल जमा इतना कहना है कि आप अपना विवेक इस्तेमाल करिए, सरकार के सहारे मत रहिए। सरकार की भी अपनी दिक्कतें हैं, उस पर नेशनल इंटरनेशनल दबाव भी है। सरकार की आमदनी भी दवा और दारू से ही राजस्व की सबसे ज्यादा होती है, और दवा का मतलब भारत या पूरी दुनिया में एलोपैथी है। तो जिधर जनता चलेगी सरकार भी उधर ही चलेगी। अगर जनता एलोपैथी को मान्यता देती है तो वो भी देगी। और जनता की स्थिति क्या है कि अंग्रेजों के समय से हमारे यहाँ अंग्रेजियत और अंग्रेजी ने इन्हीं को मान्यता मिल रही है। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी पोशाक, अंग्रेजी खान पान, अंग्रेजी रहन सहन, अंग्रेजी सारे सेलिब्रेशंस, अंग्रेजी सारे दिवस, और अब अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति। मृत्युएं जो हो रही हैं उसका एक बड़ा कारण, हालांकि पूरे दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर भारत में है, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, सिर्फ 1% लोग की डेथ हो रही है, लेकिन लोगों का ध्यान 99% ठीक होने वालों पे नहीं है। जो 1% मर रहे हैं उनकी वजह से टेंशन में है। मेरा तो सबसे पहला कहना आपसे यह है कि आप टेंशन फ्री होइए। कोरोना की न्यूज देखना, कोरोना के बारे में मैं तो पूरा ग्रंथ लिख सकता हूं, इतना मैंने सोशल मीडिया पढ़ा और मुझे मिला है। उसको देखना बंद कर दीजिए। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा बैठ के देखता हूं या कार्टून नेटवर्क देखता हूं। दूसरा, कुछ अलग भी हटिए, कुछ जानने की कोशिश करिए, कुछ अगर आपको ट्राई ही करना है तो खाली एलोपैथ को क्यों आप मौका दे रहे हैं? आप होम्योपैथी को मौका दीजिए, आप आयुर्वेद को मौका दीजिए, उनके पास भी इसके इलाज हैं। लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी बहुत अच्छी है, अनुभव के आधार पर आयुर्वेद बहुत अच्छा है, और आप एलोपैथी भी खाते रहिए। जो लोग घर पे हैं, अस्पताल में नहीं, वेंटिलेटर में, मेरे लिए उनके लिए मेरी सलाह है, या वो पहले से प्रिकॉशन लेना चाहते हैं, आप जानिए, समझिए। आयुर्वेद के नाम पे लोगों से पूछो तो वो बताएंगे काढ़ा तो पी रहे हैं। तो क्या काढ़ा आयुर्वेद है? पतंजलि, सुश्रुत और चरक, ये सब बड़े बड़े ग्रंथ लिख के मर गए, ये सब पागल थे। एलोपैथी में आप, एलोपैथी जिसमें हिप्पोक्रेटिस की ओथ दिलाई जाती है, उसको कोई कृति उपलब्ध नहीं है। 460 ईसा पूर्व हुआ था वो। और जो एलोपैथी नाम है वो हैनीमैन जैसे डॉक्टरों ने, जो होम्योपैथ के जनक थे, उन्होंने उसको उपहास स्वरूप नाम दिया था। होम्योपैथी के जितने बड़े डॉक्टर हैं सब एलोपैथ रहे हैं, चाहे वो एलन हो, चाहे केंट हो, चाहे बोरिक हो, चाहे डॉक्टर ईवी नैश हो, जितने भी रहे हैं वो ज्यादातर सब एलोपैथ रहे हैं। बाद में उन्होंने इसके दुर्गुण देख के होम्योपैथी शुरू किया। एलोपैथी का योगदान को नकारा नहीं जा सकता। एलोपैथी तुरंत फायदा करने के लिए बहुत अच्छी है। एंटीबायोटिक्स इसमें जो आविष्कृत हुए वो भी बहुत अच्छे हैं, लोग लाभ पहुंचाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस जैसे मर्ज से लड़ने के लिए बहुत कारगर हुए। वैक्सीन्स तमाम बहुत अच्छी हैं, सर्जरी इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन जो साइड इफेक्ट हैं वो बहुत घातक हैं। अब एंटीबायोटिक्स भी बेकार हो रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या करेंगे आप? सर्जरी के भी विकल्प हैं, सर्जरी अंतिम विकल्प होना चाहिए। तो बाकी पैथीज में अगर उनके इलाज हैं
और ये मैं अगले अपने वीडियो में आपको उसके सबूत भी पेश करूंगा, ऐसे मरीजों के बारे में बताऊंगा। अगर जरूरत पड़ी, आप चाहते हो तो मैं उन मरीजों से इंटरव्यू दिला दूंगा, चाहे कोरोना पीड़ित रहे हो या दूसरे मरीजों को पीड़ित हो, जिनको जो अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है, उनसे फायदा हुआ होम्योपैथी से, आयुर्वेद से, या कुछ लोग हकीमी या यूनानी तिब्बिया, वो भी इर्द गिर्द ही हैं। नेचुरोपैथी है, योग है, एक्यूप्रेशर है। सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, सबकी अपनी अच्छाइयां हैं, अपनी अपनी कमियां हैं। लेकिन आप पैथी सेकुलर होइए, धार्मिक सेकुलर मत बनिए। धार्मिक सेकुलर कोई नहीं हो सकता व्यक्ति, हर एक का अपना अपना धर्म है, उसका पालन करे। लेकिन पैथी सेकुलर होइए, इन दड़बों में मत फंसिए। ये एक साजिश है पूरे कारपोरेट जगत की, फार्मा लॉबी के साथ मिलके। आपके पास अपना पुरातन ज्ञान है, हजारों साल पुराना, आप वैक्सीन लगवाइए, जरूर लगवाइए, लेकिन उसके साथ साथ बाकी पैथीज को भी अवसर दीजिए। किसी होम्योपैथ से मिलिए, किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से आप संपर्क करिए, उसकी दवाएं खाइए। अपने मन से मत खाइए। कोई स्पीडोस्पर्म लेके बैठा है, कोई कार्बोवेज लेके बैठा है, कोई कैम्फोरा, कोई आर्सेनिक, और अपने को होम्योपैथ समझ रहा, लगता है होम्योपैथी से इतनी है। हजारों दवाएं होम्योपैथी में लक्षण के आधार पर, बुखार की खाली लेंगे तो 35-40 दवाएं मिल जाएंगी आपको। जुकाम की लेंगे, एलोपैथी में जुकाम का कोई आपकी सर्दी नहीं दूर कर पाएंगे, होम्योपैथी में है, आयुर्वेद में है। तो आप उनका क्यों नहीं लाभ उठाते हैं? ये जो मेडिकल टेररिज्म है, इससे ऊपर उठिए। जो ये पैथी फंडामेंटलिज्म है, कट्टरवाद है, कि एलोपैथी कहती कि हम दूसरी मजहब यानी दूसरी पैथी को हम पनपने ही नहीं देंगे, उसको खत्म कर देंगे, वो सब बेकार है। जो मैं कह रहा हूं वही श्रेष्ठ है, जो हिपोक्रेटस थे वही श्रेष्ठ हैं, जो एलोपैथी ज्ञान है वही श्रेष्ठ है, वही पुरातन है, वही साइंटिफिक है। ऐसा संभव नहीं है। और जो डॉक्टर, जो एलोपैथी डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, देवतुल्य हैं, लेकिन लोभी भी हैं, लंपट भी हैं, जो पैथोलॉजियों के सहारे, टेस्ट के सहारे ही अपनी पूरी चिकित्सा करते हैं और उसी से माल भी कमाते हैं, रोगी से भी, पैथोलॉजी से भी। उनसे भी आप बचिए। जो भी डॉक्टर एलोपैथी होम्योपैथी को प्लेसिबो बताता है कि साहब प्लेसिबो पे आधारित है, या आयुर्वेद जो है वो अनसाइंटिफिक है, वो या तो मूर्ख है या अपना कमीनापन की वजह से ऐसा कह रहा है। क्योंकि बिना दूसरी पैथी को जाने अगर हम उसकी निंदा करते हैं, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी, चाहे आयुर्वेद हो, तो ये गलत बात है। लोगों को भ्रम जाल में डालना है। मैं आपका मित्र होने के नाते आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि अपनी जीवन पद्धति बदलिए, अपने मूल की तरफ लौटिए, अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की तरफ लौटिए, अपना देसी खान पान करिए, जो भी चीजें हैं उनको जानने की कोशिश करिए, पढ़िए, कई जगह से पढ़िए, अपने जो पुराने रीति रिवाज है उनको जानिए। रामचंद्र जी 14 साल वनवास में रहे तो कोई मेडिकल किट लेके नहीं गए। पांडव 13 साल वनवास में रहे तो कोई मेडिकल किट लेके नहीं गए। इतने बड़े बड़े मंदिर इतनी बड़ी बड़ी शिलाओं से बने तो लोग हाथ से उठाते थे, उनके अंदर दमखम था। तब कोई ना पेस्टिसाइड था, ना कोई एंटी बैक्टीरियल कोई चीज थी, ना एंटीवायरल थी, कुछ नहीं था। लोग खुले में रहते थे और आज से ज्यादा खतरे थे। जंगली जीवन था, तमाम तरह के क्रीचर्स थे, तमाम तरह के जहरीले जीव थे, उनके बीच में रहते थे, फिर भी सरवाइव करते थे और मस्त रहते थे। चिकित्सा जो है वो एक लास्ट ऑप्शन होती थी, स्वस्थ रहना पहला ऑप्शन होता था। तो अब मेरा कहना है कि इस मानसिकता से उठिए, एलोपैथी के भ्रम जाल का शिकार होने से बचिए। हम अगले अपने वीडियो में आपको इसका और आगे बढ़ाएंगे कि इन अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धतियों में किस तरह लोग ठीक हो रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप सभी को स्वस्थ, निरोगी, दीर्घायु होने की मंगल कामना करता हूं। जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान।